दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 5% सांसद अरबपति हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 AFSPA का विस्तार किया। विश्व के पहले परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का ब्रुसेल्स में आयोजन किया गया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स GSR 2024 जारी की। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR ने वैश्विक संकटों से निपटने की प्रतिक्रिया प्रणाली में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की तरफ। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट के अनुसार 44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 5% सांसद अरबपति हैं। ADR की यह रिपोर्ट कुछ तथ्यों को भी रेखांकित करती है, जैसे आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले 50% सांसद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश से हैं। आपराधिक आरोपों वाले मौजूदा सांसदों में से 29% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे आरोप शामिल है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और राजनीति के अपराधीकरण को समझते हैं। राजनीति का अपराधीकरण शासन व्यवस्था में अपराधियों, कानून तोड़ने वालों और भ्रष्ट व्यक्तियों के प्रवेश को व्यक्त करता है। इसमें व्यक्ति देश और उसके नागरिकों की उपेक्षा कर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं। राजनीति के अपराधीकरण के लिए उत्तरदायी कारण है राजनीतिक दलों और अपराधियों के बीच बढ़ती साठगांठ, चुनाव प्रक्रिया में अपराधियों को शामिल होने से रोकने के लिए कानूनों और नियमों का अभाव और धनबल का उपयोग जैसे किसी अन्य अवैध उद्देश्य के लिए वोट खरीदना। राजनीति के अपराधीकरण के प्रभावों की बात करें तो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था के खिलाफ है। ये सुशासन और लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा को प्रभावित करता है। इससे भ्रष्ट गतिविधियों जैसे रिश्वत लेना, लोक निधियों का गबन आदि को बढ़ावा मिलता है। साथ ही यह समाज के सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचाता है। खबर के आखिर में राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013। जिन सांसदों व विधायकों को किसी अपराध के लिए कम से कम 2 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है, वे सजा की तारीख से संबंधित सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2018। किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल आपराधिक आरोप तय होने पर उसे विधायी निकाय की सदस्यता से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। बढ़ते हैं दूसरी मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 AFSPA का विस्तार किया है। इस विस्तार के साथ ही असम सरकार ने भी राज्य के 4 जिलों में AFSPA अधिनियम 1958 को अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। चलिए सबसे पहले AFSPA अधिनियम 1958 के बारे में समझते हैं। ये कानून सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान करता है। इसके अलावा ये सशस्त्र बलों को कुछ विशेष अधिकार भी देता है, जैसे किसी क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगाना। यदि सशस्त्र बल को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो वे बल प्रयोग कर सकते हैं या गोली भी चला सकते हैं। सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। वे किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकते हैं या उसकी तलाशी भी ले सकते हैं और किसी को भी फायर आर्म्स रखने से मना भी कर सकते हैं। किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्तियां क्या हैं? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। AFSPA की धारा 3 के तहत
किसी क्षेत्र को तब अशांत घोषित किया जाता है जब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का कोई भाग या संपूर्ण क्षेत्र ऐसी स्थिति में हो कि वहां सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक हो जाए। इसके तहत संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी एक क्षेत्र या पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा ही किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इस अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के खिलाफ केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई अभियोजन, मुकदमा या अन्य कोई कानून कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। चलिए अब AFSPA से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समझते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सेना के जवानों द्वारा अपराध किए जाने पर भी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अभियोजन से पूर्ण छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। आखिर में AFSPA से जुड़ी प्रमुख चिंताओं पर भी एक नजर डालते हैं। ये कानून संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार और संवैधानिक उपचार के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके कार्यान्वयन के दौरान सशस्त्र बलों पर शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए जाते रहे हैं। ये कानून मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी करता है। बढ़ते हैं तीसरी मुख्य खबर की तरफ। विश्व के पहले परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का ब्रुसेल्स में आयोजन किया गया। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और बेल्जियम ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया था। इसका आयोजन ग्लोबल स्टॉकटेक में परमाणु ऊर्जा को शामिल किए जाने के ऐतिहासिक निर्णय के मद्देनजर किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 2023 में ग्लोबल स्टॉकटेक पर सहमति बनी थी। ग्लोबल स्टॉकटेक में परमाणु ऊर्जा को शामिल करने का अर्थ इसके व्यवहारिक उपयोग में तेजी लाने का समर्थन करना है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर निम्न कार्बन उत्सर्जन आधारित विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 25% है। इस परमाणु ऊर्जा सम्मेलन में भारत सहित 30 से अधिक देशों एवं यूरोपीय संघ ने भाग लिया था। खबर को बेहतर तरीके से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने सदस्यों और दुनिया भर के भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करना है। IAEA वैश्विक परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT और परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ अन्य संधियों के तहत परमाणु हथियारों के निरीक्षण का कार्य करता है। IAEA ने एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल तंत्र भी विकसित किया है। इस तंत्र की मदद से IAEA दुनिया भर के देशों में मौजूद सभी परमाणु सामग्रियों का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करता है। भारत भी इस अतिरिक्त प्रोटोकॉल तंत्र का हिस्सा है। भारत सहित कुल 178 देश IAEA के सदस्य हैं। इसकी प्रमुख पहलों में एटम्स फॉर नेट जीरो पहल शामिल है। खबर के आखिर में परमाणु ऊर्जा की प्रासंगिकता और सामने आने वाली चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं इसकी प्रासंगिकता के बारे में। ये विद्युत का एक स्वच्छ स्रोत है जो न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट सृजित करता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs के रूप में नई तकनीकी प्रगति से इसे और अधिक व्यवहार्य बनाया जा सकेगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर्स होते हैं। इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक होती है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा दीर्घकाल तक उपलब्ध रहती है। वहीं परमाणु ऊर्जा के समक्ष आने वाली चुनौतियों की बात करें तो फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताएं, साइबर हमलों के प्रति संवेदनशीलता, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की उच्च शुरुआती लागत, रिएक्टर की स्थापना और विद्युत उत्पादन शुरू होने में अत्यधिक देरी जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। अब रुख करते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की तरफ। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।
यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब 2 साल से अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने आशा प्रकट की है कि भारत स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित होने वाले शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। यह सम्मेलन यूक्रेनी राष्ट्रपति के 10 सूत्री शांति फॉर्मूले के आधार पर आयोजित किया जाएगा। इस 10 सूत्री शांति फॉर्मूले का उद्देश्य यूक्रेन में स्थायी शांति स्थापित करना और युद्ध को समाप्त करना है। इस यात्रा के दौरान भारत यूक्रेन अंतर सरकारी आयोग IGC की एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध से पूर्व के द्विपक्षीय सहयोग को पुनः बहाल करना है। खबर की बेहतर समझ के लिए चलिए भारत यूक्रेन के संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत यूक्रेन को मान्यता देने वाले आरंभिक देशों में शामिल है। दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़े संबंध को देखा जाए तो साल 2020 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत यूक्रेन का प्रमुख निर्यात गंतव्य देश था। वहीं भारत के सॉफ्ट पावर के घटक जैसे कि नृत्य, योग, दर्शन, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता का यूक्रेन में काफी प्रभाव है। भारत भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR स्कॉलरशिप, केंद्रीय हिंदी संस्थान का छात्रवृत्ति कार्यक्रम जैसे अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों के मध्य लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा दे रहा है। युद्ध से पहले ये कार्यक्रम आसानी से चलाए जा रहे थे। इसके अलावा भारतीय छात्रों के लिए यूक्रेन मेडिकल एजुकेशन हेतु सबसे पसंदीदा देश रहा है। युद्ध से पहले लगभग 18,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। खबर के आखिर में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के रुख पर भी एक नजर डालते हैं। भारत वार्ता और कूटनीति के माध्यम से रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। भारत उन सभी शांतिपूर्ण तरीकों और साधनों का उपयोग करने के पक्ष में है जिससे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलती हो। इसके अलावा भारत यूक्रेन को लगातार मानवीय सहायता भी उपलब्ध करा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स GSR 2024 जारी की। यह रिपोर्ट UNEP और ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन ग्लोबल ABC ने संयुक्त रूप से जारी की है। सबसे पहले ग्लोबल ABC के बारे में बात करते हैं। इसे COP21 में स्थापित किया गया था। ये शून्य उत्सर्जन, दक्ष और आघात सहनीय भवन एवं निर्माण क्षेत्र के साझा विजन के प्रति प्रतिबद्ध भवन क्षेत्र के हितधारकों का अग्रणी वैश्विक प्लेटफॉर्म है। भवन और निर्माण क्षेत्र के विकार्बनीकरण के समक्ष आने वाली चुनौतियों की बात करें तो खराब निर्माण पद्धतियां पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसके कारण ऊर्जा खपत और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है। जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में योगदान देने वाले नए भवनों का निरंतर निर्माण एक अन्य बड़ी समस्या है। इन चुनौतियों से निपटने हेतु पेश की गई सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। शून्य उत्सर्जन भवन सिद्धांतों के अनुरूप भवन ऊर्जा संहिता विकसित करने की आवश्यकता है और भवन और निर्माण क्षेत्र के विकार्बनीकरण में अधिक निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने की भी जरूरत है। चलिए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। भवन और निर्माण क्षेत्र वैश्विक ग्रीनहाउस गैस GHG उत्सर्जन के लगभग 21% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। 2022 में भवन क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा मांग के 34% तथा ऊर्जा और प्रक्रिया से संबंधित 37% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार थे। भारत में भवन क्षेत्र कुल CO2 उत्सर्जन के लगभग 40% के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर भवन और निर्माण क्षेत्र को विकार्बनीकृत यानी डीकार्बनाइज करने की आवश्यकता क्यों है? जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और निर्माण सामग्री प्राप्त और उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन को कम करके साल 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए भवन और निर्माण क्षेत्र को विकार्बनीकृत करने की आवश्यकता है। चलिए अब संधारणीय भवन और निर्माण क्षेत्र के लिए शुरू की गई पहलों को भी समझते हैं। पहले बात करते हैं वैश्विक पहलों की। डिक्लेरेशन डी चैलॉट, इसे पहली बार बिल्डिंग्स एंड क्लाइमेट ग्लोबल फोरम में अपनाया गया था।
इस डॉक्यूमेंट का उद्देश्य भवन क्षेत्र के तहत जलवायु संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भवनों के ऊर्जा प्रदर्शन पर दिशा निर्देश। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य साल 2030 तक नए भवनों के लिए शून्य उत्सर्जन मानक स्थापित करना है। बिल्डिंग्स ब्रेक थ्रू पहल, इसे कोप 28 में फ्रांस और मोरक्को ने शुरू किया था। इस पहल का उद्देश्य साल 2030 तक नियर जीरो एमिशन और रेजिलिएंट बिल्डिंग्स के लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्लीन हीट फोरम, इसे यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया है। अंत में भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में समझते हैं। भारत में शहर विशिष्ट पहला जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP नागपुर में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय भवन संहिता का प्रावधान किया गया है। अब रुख करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR ने वैश्विक संकटों से निपटने की प्रतिक्रिया प्रणाली में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया है। वैश्विक संकट के समय भारत की प्रतिक्रिया और उठाए गए कदम वसुधैव कुटुंबकम की सोच एवं लोकाचार से प्रेरित है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ दुनिया को एक परिवार के रूप में देखना है। इससे पहले भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप GCRG के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ था। GCRG का गठन संयुक्त राष्ट्र महासचिव UNSG ने 2022 में किया था। खबर की बेहतर समझ के लिए चलिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR के बारे में विस्तार से समझते हैं। इसकी स्थापना साल 1999 में हुई थी। इसका मिशन आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में तेजी लाने हेतु नेतृत्व एवं समर्थन प्रदान करना है, जिससे समावेशी सतत विकास और सेंदाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। चलिए अब वैश्विक संकटों से निपटने में भारत की भूमिका पर एक नजर डालते हैं। प्राकृतिक आपदाओं पर त्वरित कार्रवाई। भारत प्राकृतिक आपदाओं में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाता रहा है। इसने हालिया समय में मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR की अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाया है। भारत ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव हेतु ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। इसी प्रकार चक्रवात मोखा या मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा भी शुरू किया गया था। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की मदद करना। भारत ने अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे देशों में गेहूं, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की थी। स्वास्थ्य आपात स्थिति। कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कई देशों को टीका उपलब्ध कराया गया था। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध कराए गए थे। बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। भारत खाद्य संकट जैसी समस्याओं से निपटने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। समुद्री डकैती रोधी अभियान। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में हाईजैक्ड ईरानी मत्स्यन जहाज को सफलतापूर्वक बचाया है। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है उत्तर कोरिया। इस देश की राजधानी है प्योंगयांग। रूस ने संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ पैनल के खिलाफ वीटो का प्रयोग करके उसके कार्यकाल के विस्तार पर रोक लगा दी है। दरअसल ये पैनल उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों की निगरानी कर रहा था। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह एक पूर्वी एशियाई देश है जो कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित है। इसे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रूप में भी जाना जाता है। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन और रूस से तथा दक्षिण में रिपब्लिक ऑफ कोरिया या दक्षिण कोरिया से लगती हैं। इसकी सीमावर्ती जल निकाय में पूर्वी सागर या जापान सागर और पश्चिम में येलो सी है। इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। इस देश की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पैक्टू और इसकी प्रमुख नदियां हैं युलू या यलू, तुमेन, टाइडांग और इमजिन। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को गाजा में अकाल से निपटने और खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
गवर्नमेंट ई मार्केट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद 4 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद हेतु सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। द वन UN क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप द्वारा 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य 10 से 30 वर्ष के युवाओं को अधिक संधारणीय भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करना है। भूवैज्ञानिकों ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित अफार ट्रायंगल पर एक नए महासागर के उभरने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल को अफार डिप्रेशन भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम वार्षिक रिपोर्ट 2023 जारी की है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने साल 2017 में लॉन्च किया था। भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु में सफलतापूर्वक पूरी की। केरल कलामंडलम ने मोहिनी अट्टम नृत्य सीखने से संबंधित लड़कों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। ये केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी तोलू बोम्मा लट्टा पुतली की प्राचीन नाट्य प्रदर्शन परंपरा को पुनर्जीवित कर रही है। ये कला विलुप्त होने की कगार पर आ गई है। इसे चमड़े की बनी गुड़ियों के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। जानने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।